आजाद भगत सिंह बिस्मिल ने भी राह यही अपनाई थी, राह यही अपनाई थी। इसमें ही गांधी बापू ने सीने पे गोली खाई थी, सीने पे गोली खाई थी। और भले की मत मानो, कुछ और भले की मत मानो, हर कीमत अपनी पहचानो। बलिदान के साथे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं, बलिदान के साथे में सच्चे इंसान के सिक्के ढलते हैं। यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं। ये दर्द जमाने का, इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये दर्द जमाने का, इस पर बस हिम्मत वाले चलते हैं। हम सब अपने आने वाली पीढ़ी को अगर कुछ दे सकते हैं तो ऐसी जीवनियां, ऐसी कहानियां उनको बताई जा सकती हैं। शुरू करते हैं चंद्रशेखर आजाद के लघु परिचय से। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को ब्रिटानिया शासन के अलीराजपुर स्टेट में एक छोटे से गांव भाभरा में हुआ था, जो आज मध्य प्रदेश में आता है। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और उनकी माता का नाम था जगरानी देवी, और उनके बड़े भाई का नाम था सुखदेव। उन्हें 15 वर्ष की आयु में काशी विद्यापीठ में भेजा गया संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि माता चाहती थी कि संस्कृत पढ़े। तो यहाँ पर भी माँ नहीं चाहा बच्चे को, तो वो एक मतलब संस्कृत का विद्वान बनने के लिए अपने शहर को छोड़ के वाराणसी आ चुका। फिर उसके बाद लिखा, जब वो वाराणसी में पहुंचे तो छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी निश्चित की। और इसी दौरान वो पुलिस द्वारा पकड़े गए। अब पुलिस द्वारा वो पकड़े जाते हैं और फिर अदालत के सामने उनको पेश किया जाता है। उम्र है सिर्फ 15 साल। जज ने पूछा, क्या नाम है तेरा? चंद्रशेखर आजाद ने निर्भीकता से कहा, मतलब तब तो नाम आजाद नहीं था, चंद्रशेखर था। उन्होंने बोला आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम? तो वह बोला स्वतंत्रता। जज साहब के सरों में जैसे चींटियां चढ़ गई। तेरी माँ का नाम क्या है, ऐसा पूछा। तो उत्तर आया भारत माता। अब जज चिढ़ गया बिल्कुल। उसने कहा घर का पता बता। तो चंद्रशेखर बोलता है जेल खाना। अब जज साहब बुरी तरह खींच गए। तुरंत उस उद्दंड बालक को जो है पाठ पढ़ाने के लिए एक आदेश सुना दिया उन्होंने, इस कमजर्फ को कस के 15 बेते नंगी पीठ पे मारो। तो मतलब उनको फिर बांधा गया जंजीरों से, ठीक है, और एक एक करके 15 बेते हवलदार उनके ऊपर मारना शुरू करता है। आजाद को बांधकर उनकी नंगी पीठ पे बेते को प्रहार शुरू हुए, पर वो सिंह का पुत्र हर उस वार की हंसी उड़ाता था। बेत की हर एक चटाक, उसके आगे उसका एक स्वर होता था, एक गर्जन होता था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बाद में जब वो सजा खत्म होती है तो वो 15 वर्ष का जो बालक है वो वहां से हटता है और हवलदार को मुस्कुराते हुए ऐसे जवाब देता है, मतलब मुस्कुराते हुए उसकी आंखें मान लो कह रही हूं कि बस इतना ही। मतलब इस निर्भीकता से, इस दुस्साहस से वो उनके सामने से गए कि वो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतना कुछ अपने देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि आज से लेकर मृत्यु तक वे स्वतंत्र रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पकड़ नहीं सकता। अंग्रेजी शासन तो कभी उनका शिकार कर ही नहीं सकती। ना तो कोई अंग्रेज इनको मार सकता है, ना कैद कर सकता है। अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद उनकी भेंट श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्रनाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, ऐसे साथी जो थे उस समय, तो उनसे इन सबकी मुलाकात हुई। ये क्रांतिकारी दल था जो निरंतर कार्य कर रहा था, भारत को कैसे आजाद करा जाए भाई, प्रिंट के माध्यम से,
मतलब जो अखबार या मैगजीन हम लोग पढ़ा करते हैं, उस समय उनके उनके माध्यम से ये क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू थी। फिर इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसका गठन हुआ, और उसी रिपब्लिकन एसोसिएशन में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण घटना देखते हैं उन्होंने जो उस समय घटित हुई थी इन सबके द्वारा। वो है 9 अगस्त 1925 की काकोरी कांड की घटना। काकोरी लखनऊ के पास में आता है। उसमें ट्रेन को लूटा गया था, सब जानते हैं कि एक अंग्रेजी खजाना जा रहा था वहां पर, उसको लूट के सारे क्रांतिकारी वहां से चले गए थे। पर बनवारी लाल नाम का एक ऐसा आदमी था उसमें जो गद्दारी कर गया, विद्रोह कर गया, देशद्रोह कर गया, माफ कीजिएगा, देशद्रोह कर गया। इसके बाद सभी क्रांतिकारी एक एक करके गिरफ्तार हुए, पर आजाद को पकड़ पाना अंग्रेजों के बस का काम नहीं था। तो अंग्रेज पागलों की तरह आजाद को ढूंढ रहे थे। आजाद ओरछा के जंगलों में जाके छिप गए, जहां वो काफी दिनों तक रहे। ठीक है, तभी कानपुर में जो कुछ बचे कुछ युवक थे एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, वहां पर उन लोगों ने और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और कानपुर में जब आजाद वापस आए तो उनकी भेंट सरदार भगत सिंह से। सरदार भगत सिंह ये भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं कि सरदार भगत सिंह कौन सी शख्सियत थे। दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा सुनी थी, दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे, दोनों मिलके एक दूसरे से खुश भी हुए बहुत। ठीक है, ये एचआरए का पुनर्गठन हुआ है इसके बाद, और इस एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसके बाद लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जुलूस निकाला गया, जहां पर लाठीचार्ज किया अंग्रेजों ने और लाला जी घायल हो गए, और उसके कुछ दिनों बाद उनका निधन हो जाता है। तो इस बर्बरता के कारण क्रांतिकारी क्षुब्ध थे और उन्होंने स्कॉट नामक अधिकारी को मारने का प्लान बनाया, जिसने लाला जी को बेरहमी से पीटा था। पर पहचान में गड़बड़ी हो गई, तो स्कॉट की जगह पे सैंडर्स की हत्या हो गई गलती से। यहाँ भी एक्शन में भगत सिंह थे, भगत सिंह के साथ ही राजगुरु थे और आजाद थे। ठीक है, फिर बड़ी मुश्किल से भेष बदलकर सभी उस लाहौर से निकले। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उसके बाद असेंबली हॉल में फिर जाके बम फोड़ा था, सबको वो कहानी पता ही होगी। उसके बाद स्वयं की गिरफ्तारी दे दी गई थी। फिर सैंडर्स का केस फिर से खुलता है और सारे साथी पकड़े जाते हैं। मतलब एचएसआरए अब फिर से बिना क्रांतिकारियों के हो चुकी थी, सारे क्रांतिकारी पकड़े जा रहे थे। आजाद फिर भी बचे रहे, लेकिन अब 27 फरवरी 1931 को वो अपने एक साथी थे सुखदेव राज, उनसे मिलने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क गए थे। अब प्रयागराज नाम पड़ गया है, तब इलाहाबाद ही नाम था। और अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने देखा कि शायद सामने से उनका एक साथी वीरभद्र तिवारी जा रहा है। ठीक है, वीरभद्र तिवारी पे उनको पहले से थोड़ा शक था कि वो ठीक आदमी नहीं है, पर उनका शक यकीन में तब बदला जब एक गोली कहीं से आकर उनकी जांघ में लग गई। ठीक है, फिर इसके बाद एक एक करके गोलियों के फायर शुरू हुए। सबका एक ही टारगेट था, आजाद। मतलब वो अंग्रेजों की फौज ने उस अल्फ्रेड पार्क को, उस कंपनी बाग को, जिसे हम कंपनी बाग भी कहते हैं, उसे घेर लिया था। सुखदेव को भागने का आदेश दिया आजाद ने कि तुम भागो यहाँ से, और स्वयं अकेले एक 9 राउंड फायर की एक पिस्तौल होती थी, उसको उसके साथ अंग्रेजों से लोहा लेने लग गए। निशाना उनका बहुत अचूक था, इधर एक को मारा, फिर उधर एक को मारा, एक एक करके वो सीधे जान लेती थी उनकी गोली, ऐसा कहते हैं। एक गोली सीधे जान ही लेती थी उनकी। ठीक है, कहते हैं कि वीरभद्र तिवारी वो आखिरी व्यक्ति था जिसने एचआरए की पुनर्गठन के लिए जो मशाल जल रही थी, जो लौ जल रही थी, उसको आखिरी फूंक मारी। मतलब अपनी गद्दारी से उसने आजाद तक को मिटा दिया, और जिसे कहना चाहिए कि वो एक आखिरी उम्मीद थे कि हमारा एचआरए फिर से गठित हो जाए, एक संगठित हो जाए। ठीक है, फिर कहते हैं कि अंग्रेजी पिस्तौल से उन्होंने मुकाबला किया, सॉरी अकेली पिस्तौल से उन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों से, और उसके बाद एक गोली बाकी रह गई, जब 9 में से एक गोली बाकी रह गई, तो उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा को याद किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन स्वतंत्र रहूंगा, आजाद रहूंगा। अंग्रेजों के हाथों पड़ने से बेहतर है कि मैं खुद के प्राण ले लूं, यही उन्होंने उचित समझा।
आखिरकार उन्होंने भारत माता को याद किया, भारत की मिट्टी को प्रणाम किया और अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और शूट कर लिया। ये कहते हैं कि जब ये जो फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंग्रेज उनके आसपास खड़े हुए हैं, जो ये मृत शव पड़ा हुआ है उनका, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में। कहते हैं कि बहुत देर तक अंग्रेज जब उस शव के पास आए तो उन्होंने बहुत देर तक उनके ऊपर वैसे भी फायर किया। जब उनको यकीन हो गया कि अब ये उठ नहीं सकता, क्योंकि आजाद भेष बदलने में या नाटक करने में इतना माहिर थे कि उनको लगता था कि कहीं ये जो अभी मरने की एक्टिंग कर रहा है, कहीं उठ के फिर ना मारना शुरू कर दे, मरने का जो नाटक कर रहा है। मतलब उनकी आंखों में वो बात थी, उनके चेहरे में वो बात थी कि उनके शव से भी वो डर रहे थे कि कहीं उठ के अभी फायर ना कर दे। अंग्रेजों ने भरसक फायर किए उनके शव पर, जब तक उनको यकीन नहीं हो गया कि अब ये मर चुका है आजाद। उसके बाद फिर अंग्रेज वहां से उनकी शव को लेके जाते हैं। आज अल्फ्रेड पार्क में उसी जगह पर, उसी स्थान पर एक उनकी विशाल प्रतिमा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में, ये वहां पर खड़ी हुई है, गर्व से खड़ी हुई है। और ये बताती है कि इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रतापी क्रांतिकारी शहीद हुआ था, बलिदान दिया था उसने यहाँ पर। उस बाग में अब एक प्रयागराज का एक संग्रहालय है, तो अगर आप कभी वहां पर जाएं तो देखिएगा वहां पर आजाद की पिस्तौल भी रखी हुई है, जिस पिस्तौल से उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, जिससे उन्होंने अंतिम समय में अंग्रेजों से लोहा लिया था। तो ये है हमारे महान सपूत चंद्रशेखर आजाद की जीवनी। अब इनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, अपने आने वाले नौनिहालों को हम क्या क्या सिखा सकते हैं, वो है, पहली बात है निडरता। जिस निडरता से उन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलनों में अपनी भागीदारी की, ठीक है, वो घर बार वाले थे, उनके माता पिता थे, सब कुछ छोड़ के वो इस आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है। और सच में बिना डरे वो ऐसे ऐसे काम कर जाते थे। अभी तो मैं बहुत कम बोल पाया हूँ उनके बारे में, अगर आपको उनके बारे में और जानकारी लेनी हो तो कई सारी फिल्में भी हैं, एक सीरियल भी आया था, वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे किस्से हैं, प्रसंग हैं, जहां पर अंग्रेज सामने खड़े हुए हैं और इन्होंने एक काम करके ये निकल भी लिए उनके सामने से, किसी को पता भी नहीं चला। क्यों? निडर थे वो। फिर देश के हेतु दुस्साहस करना आना चाहिए। कहते हैं कि आजाद अपना घर छोड़ के भाग गए थे क्योंकि उन्हें मतलब इन आंदोलन में रुचि आने लग गई थी, घर छोड़ के भाग गए थे। तो अगर ऐसा दुस्साहस अगर देश के लिए किया जाता है, हम बहुत चीजों के लिए ऐसे दुस्साहस कर लेते हैं, कभी नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, कभी अवसाद में चले जाते हैं, पर देश के हेतु दुस्साहस करना आना चाहिए हमें। वचनबद्धता, एक बार वचन ले लिया कि मैं आजाद रहूंगा, मैं ताउम्र आजाद रहूंगा, जिंदगी भर आजाद रहूंगा, तो उस वचन को मरते दम तक निभाया, उसके लिए अपने प्राण तक दे दिए। ऐसी वचनबद्धता होती है। ये सुसाइड नहीं था, नॉर्मल सुसाइड नहीं था, खुदकुशी नहीं थी ये वचन के हेतु उन्होंने अपने देह का त्याग किया। अपने लिए कठोर रहना और दूसरों के लिए उदार रहना बहुत बड़ी खासियत थी चंद्रशेखर आजाद की। वो एक नेता थे, वो स्वयं के लिए कभी भी धन उन्होंने एकत्रित किया नहीं। जो भी धन आता था, चाहे काकोरी कांड में आया हो, चाहे कहीं से आया हो, वो अपने साथियों में वितरित कर दिया करते थे। खुद कई दिनों तक वो चने पर रहे, भुने हुए चने खाते थे खाली, अपने सुख की कभी सोची भी नहीं। एक और घटना है, वो कुछ बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं सुनाऊंगा नहीं, लेकिन वो बताती है कि वो अपने माँ बाप तक का त्याग करने को तैयार थे अपने देश के लिए। और नेतृत्व की क्षमता आजाद में सबसे आई थी। वो एक ऐसे नेता थे जो अपने दल का छोटा छोटा व्यक्ति, छोटा छोटा विचार सुनने को तैयार थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, सबके निर्णय सुनते थे, सबके विचार सुनते थे और तब जाके उस पर निर्णय बैठाते थे, ठीक है। ये आजाद के बारे में आपको अगर और जानकारी लेनी हो कहीं पर, तो कुछ फिल्में हैं, जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, आप उसको देख सकते हैं, 2002 में आई थी जो। आप रंग दे बसंती एक नाम की फिल्म है, वो देख सकते हैं। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट में एक फिल्म है पुराने समय की, शहीद, उसे आप देख सकते हैं। तो इन सब फिल्मों से भी हमको आजाद के बारे में काफी कुछ पता लगता है। और एक सीरियल अभी आता था टीवी पे, स्टार भारत पे, चंद्रशेखर आजाद, तो उसको भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान पर आइए हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद।